हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास एकदम, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं अपना, उनकी क्लासें आज से स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर। बाकी पिछला कंटेंट तो पुराना बहुत सारा पड़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज से हम नया बैच एक लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है प्रयास बैच। ठीक है, इसमें प्रयास रहेगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइम रहते कवर किया जाए। इसमें हम तीनों सब्जेक्ट आपके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तीनों की क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी आपको। और कोशिश करेंगे कि आगे जो मैथ के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स और मैथ की भी क्लासें उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फिजिक्स और मैथ। ठीक है, मैथ के लिए हमको जो है आपके लिए एक दूसरे टीचर आएंगे जो आपको मैथ वाला पोर्शन कवर कराएंगे। जो भी जेडबीसी वाले छात्र हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वाले, इनके क्लासेस अभी से स्टार्ट हो जाएंगी। आपको स्मार्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम साथ में करवाते रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर प्रकार से आपका पूरा यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पहले से बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी क्लास नोट्स रहते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो है जूलॉजी का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहीं से। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी उसको स्टार्ट करते हैं। फिर संभवतः आपको कल बॉटनी और केमिस्ट्री का लेक्चर भी मिलेगा। तो इसी तरीके से एक एक क्लास रोज मिलेगी आपको, या फिर अल्टरनेट तीनों सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिला करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा इसका चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और जोड़िए। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहले सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी में था। इस सत्र से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई हमारी और बीएचयू जैसे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी आ गई हैं। बाकी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उससे अफिलिएटेड जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं, हर जगह का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे और बाईलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में चीज़ें और हिंदी में दोनों में रहेंगी। ज़्यादातर हम इंग्लिश में कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको भी अब बीएससी में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी हम जो ऐसे वर्ड हैं जो ज़्यादा दिक्कत करते हैं हिंदी वालों को, तो हिंदी में भी साथ में लेके चलेंगे। आपको पता है जूलॉजी में पहली यूनिट जो है आपकी, जैसे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, किस पे है? सेल ऑर्गेनेल्स, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज फर्स्ट। ठीक है, ये पहली यूनिट, मतलब जो कोशिका अंगक हैं उनकी संरचना और कार्य के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने कई सारी सेल्स देखी हुई हैं। सबसे पहले एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने सेल को देखा था फर्स्ट टाइम, लेकिन उस टाइम पे उतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे हमारे पास, कहीं भी नहीं थे, क्योंकि डिस्कवरी सन 1950 के बाद हुई। और ये जो है सेल को सबसे पहले तो सन 1660-65 के बाद में सेल को देखा गया है। तो माइक्रोस्कोप, जो अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट, इन सब की डिस्कवरी जो है काफ़ी लेट हुई है, इसलिए सेल का समग्र अवलोकन नहीं किया जा सका। सेल को देखा गया
उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी माइक्रोस्कोप की, तो ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं किया जा सका। धीरे धीरे क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप अच्छे अच्छे आने लगे, डिस्कवर किए गए, तो 1950 के बाद में सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया। ठीक, तो एक जो सेल होती है, सेल में आउटर एक बाउंड्री बनी होती है। क्या बनी होती है? बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब इसको बाहर से पैक भी तो करना है, वरना ये सब मटेरियल इधर उधर चला जाएगा। तो एक बाउंड्री बनी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, संभवतः आप लोग इतना तो जानते होंगे, क्योंकि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर ये प्लांट सेल है या फंगल सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल है, तो इसके ऊपर एक और रिजिड कवरिंग होती है, काफ़ी दृढ़ होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया या फंजाई, फंजाई मतलब कवक, या फिर प्लांट सेल, तो इसके बाहर एक आउटर कवरिंग मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जबकि हम लोगों की जो सेल्स हैं एनिमल्स की, एनिमल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, सेल वॉल एब्सेंट होती। ठीक, तो अगर ये प्लांट सेल हुई, फंजाई की सेल हुई, या फिर बैक्टीरिया की, तो इसके ऊपर एक और कवरिंग मिलती है, जो कि काफ़ी मोटी कवरिंग होती है, और ये अलग अलग केमिकल से बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी सेल वॉल, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में सेलुलोज की। ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ जूलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई की बात नहीं करते, क्योंकि ये जूलॉजी है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं की बात करते हैं, एनिमल सेल की। तो हमको यहाँ पे सेल वॉल की जानकारी नहीं इकट्ठा करनी। बॉटनी में जो आपका पहला यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया और प्लांट के बारे में। ठीक, तो बॉटनी में सेल वॉल स्ट्रक्चर डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हम सीधा सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। सेंटर में इसके एक केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। और इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स, जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम भी इसमें होंगे। क्या होंगे? लाइसोसोम। ठीक है, इनकी नेमिंग भी आपको कर लेना है। ये केंद्रक है आपका, और इसके अंदर एक केंद्रिका भी होती है, एक या एक से अधिक भी हो सकती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सूत्र कणिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका बोला जाता है। इसको आप कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। जब हम डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ इससे डिटेल बताएंगे। ये आपका लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये राइबोसोम। राइबोसोम। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका, जो कि न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से अटैच रहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी दो टाइप। अगर इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब
अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने चिपका दिए जाए राइबोसोम के, तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिस पे राइबोसोम नहीं चिपके होंगे इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, विदाउट राइबोसोम। इतना समझ में आया। और इसमें आपको गोल्जी बॉडी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोल्जी बॉडी, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, या इसको गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनल्स एक साथ मिलकर प्रोसेस में रहते हैं, इसलिए अपैरेटस एक बनता है, पूरा कंप्लीट उपकरण बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय, समझे। बाकी आपका बचा हुआ इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये जो है आपकी एक सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का, जो कि इससे पहले आप कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्रिका, क्या बोलते हैं, केंद्रिका। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे पूरी कंप्लीट यूनिट है हमारी न्यूक्लियस के ऊपर, तो वहाँ हम न्यूक्लियस और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बताएंगे। यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है पहली यूनिट में। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन से, जो आउटर कवरिंग है, जो बाउंड्री बना रही है सेल की, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। देन उसके बाद में एक एक करके सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइबोसोम हो गया, और इसी में पराक्सीसोम भी होते हैं, ठीक है। तो पराक्सीसोम के बारे में भी हमको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, पराक्सीसोम। तो इसको आप लोग ब्राइटली ऐसे ही बना लीजिए और लेबलिंग भी कर लीजिए। फिर पहला जो है टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये एक सुविकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। सुविकसित क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आपको पता होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और अंदर न्यूक्लियोलस होगी, तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर इन सब चीज़ों का अभाव होगा तो उस कोशिका को प्रोकैरियोट बोला जाता है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब अगला जो है आप हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए कुछ थियरी है, सेल थियरी, जिसके बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया। इसमें कई सारी थियरी आती हैं। सबसे पहला आपका रॉबर्टसन मॉडल आता है। रॉबर्टसन ने बताया था 3 लेयर्ड होता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। इसमें 3 मॉडल हैं इंपॉर्टेंट। पहला रॉबर्टसन मॉडल है, सेकंड है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन। कौन थे? स्लाइडेन। स्लाइडेन जो हैं, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने प्लांट और एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट किया सबसे स्टार्टिंग में। उससे पहले कोई सेल के बारे में विशेष जानकारी नहीं दे पाया था।
स्लाइडेन जो है ये एक बॉटनिस्ट है, वनस्पत विज्ञानी, बॉटनिस्ट, ठीक है। और स्वान क्या है, ये जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट, ठीक है। स्लाइडेन बॉटनिस्ट है, इसका मतलब ये प्लांटों पे अपना एक्सपेरिमेंट करते होंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया। और स्वान जो है, स्वान जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल सेल पे, एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ईयर भी आप इसका याद रख सकते हो। इन्होंने सन 1938 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और स्वान ने 1939, लगभग 1 साल का गैप है, मतलब एक ही समय पे ये दोनों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। स्लाइडेन ने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए। किससे मिलकर बने हुए, सेल से, मतलब जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए। ये सबसे पहले किसने बताया था, स्लाइडेन ने। और स्वान ने एक्सपेरिमेंट के बदौलत बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी किससे मिलकर बने हैं, सेल से। ओवरऑल बात ये निकल के आई कि जितने भी जीव या ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे हैं या ब्रह्मांड में जहाँ भी होंगे वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हुए, ठीक। तो इन दोनों ने क्या बताया कि प्लांट और एनिमल, मतलब कंप्लीट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद स्वान ने प्लांटों पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चालू किया और इन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वाल, जिसको हम सेल वाल बोलते हैं, कोशिका भित्ति। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया, सेल वाल को, तो वो स्वान है। स्वान भले ही जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल को एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है। और इन्होंने ही सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्कवर किया, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, स्लाइडेन 1938 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक बॉटनिस्ट हैं जो कि प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। स्वान जूलॉजिस्ट हैं, 1939 में एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। स्वान ने प्लांट सेल के बाहर एक कवरिंग, आउटर कवरिंग डिस्कवर किया जिसको सेल वाल नाम दिया। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि हर एक सेल में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल, उसको भी स्वान ने ही डिस्कवर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन खूब ज़्यादा आते हैं। पिछले साल भी इस पे क्वेश्चन वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ठीक। इन दोनों ने कंबाइंडली, या आप कह सकते हो स्वान ने, जो साइंटिस्ट हैं आपके स्वान, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, all organisms are made up of cell and their secretion मतलब जितने भी जीव हैं, सभी जीव, हिंदी में भी लिख लीजिए, सभी जीव कोशिका व उसके श्रावण से मिलकर बने, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्वान ने क्या बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर सिक्रेशन, मतलब सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद या फिर श्रावण से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या रह गई,
इन दोनों साइंटिस्टों ने ये नहीं बता पाया कि जो सेल्स हैं वो बनती किससे है। जैसे सभी जीव तो सेल से मिलकर बने, लेकिन सेल कैसे बनती, नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इन्होंने नहीं बता पाया। उसमें कंसेप्ट छिपा है सेल डिवीजन का, है ना। तो अभी एक नया साइंटिस्ट आएगा जो कि बताएगा सेल डिवीजन के बारे में कि नई जो सेल्स हैं वो कहाँ से आती है। इन्होंने बस इतना बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और उनके सिक्रेशन से, श्रावण से मिलकर बने होते हैं सभी जीव। तो ये है आपकी सेल थियरी, इसको आप लोग नोट करिए। फिर आप हेडिंग डालिए मॉडर्न सेल थियरी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सेल थियरी। हेडिंग लगाएंगे आप मॉडर्न सेल थियरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। यह जो सेल थियरी है इसको रुडोल्फ विर्चो ने प्रपोज किया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, आर विर्चो। इन्होंने सन 1955 में मॉडर्न सेल थियरी को प्रपोज किया। कहीं कहीं आपको सन 1958 लिखा मिल जाता है, ठीक है, 58, लेकिन यही वाला करेक्ट है आपका 1955, ठीक है। एनसीईआरटी का डाटा है, ये गलत नहीं है। रुडोल्फ विर्चो ने सन 1955 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, मॉडर्न सेल थियरी। इसमें इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से आती है। इन्होंने एक वर्ड दिया ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ठीक है। इसको आप लोग इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, इसका मतलब समझाते हैं। पहली बात इन्होंने जो बताई वही रिपीट की जो कि स्लाइडेन और स्वान बहुत पहले बता चुके थे कि ऑल organisms are made up of cells and their products तो ये तो कोई खास बात हुई नहीं क्योंकि ये पहले ही स्वान बता चुके थे। सेकंड जो पॉइंट था इनका वो बहुत महत्वपूर्ण था। एवरी सेल is formed by pre-existing cells, मतलब प्रत्येक कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बता दिया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन। हालांकि सेल डिवीजन का जो है उतना ज़्यादा इनको ज्ञान नहीं था, कोशिका विभाजन। इसके पैरेलल ही सेल डिवीजन पे भी एक्सपेरिमेंट कई सारे हो रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था उस समय। तो इन्होंने सिर्फ इतना बता पाया कि जितने भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले से उपस्थित सेल से बन के आ रही, क्योंकि भाई एक प्लांट में, एक एनिमल में प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है। अगर ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही होंगी और उन्हीं सेल से नई सेल बन रही होगी, क्योंकि ग्रोथ तो तभी होगी जब नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल बढ़ेगा।
ग्रोथ तो दो ही तरीके से बढ़ती है ना भैया, हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है फिजिकली, जितने भी प्लांट हैं रोज बढ़ रहे हैं लंबाई चौड़ाई में, उनका मास बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? दो ही कारण है। सेल ग्रोथ, सेल में ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक तो सेल के नंबर में ग्रोथ और दूसरा साइज में ग्रोथ। तो सेल जो है डिवाइड करती है जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है जिससे साइज बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो या फिर साइज इंक्रीज हो सेल का, इसका रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट है ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स फॉर्म होती। अब ये तो हो गया सेल थियरी। अब यहाँ से सेल थियरी से हमको दो बातें अभी तक क्लियर हुई। हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी इसमें सीखने को मिली कि किसने सेल वॉल को डिस्कवर किया, किसने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट बताए मैंने, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, तीनों को आपको याद रखना है। ईयर भी याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट और एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। और सेकेंड स्टेटमेंट, these cells are formed by pre-existing cells by the process of cell division, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ। आज तो हम इसके बारे में खूब डिटेल जानते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक्सेप्शन की, कि सेल थियरी का एक्सेप्शन का। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थियरी जिन पे अप्लाई नहीं होती, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे ना, अपवाद। क्योंकि सेल थियरी यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों सेल्स पे लागू होती है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल है ही नहीं पर अस्तित्व में है तो उन पर ये लागू नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? कई सारे एग्जाम्पल है। पहला तो है वायरस। क्या है? वायरस, विषाणु। क्या बोलते हैं हम इसको? विषाणु बोलते हैं हम। तो वायरस जो है आपका विषाणु, इस पर सेल थियरी अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस जो होता है ये नॉन सेलुलर या इसको ए सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? एग्जाम्पल में आप लिखिए ऑल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी अकोशिकीय जीव, कैसे अकोशिकीय जीव, उन सब पे सेल थियरी लागू नहीं होती। अकोशिकीय मतलब जो कोशिका से मिलकर बने ही नहीं, समझे? तो उन सब पर सेल थियरी नहीं लागू होगी। आप वायरस के बारे में, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये जो हैं माइकोप्लाज्मा वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी में। बॉटनी की जो पहली यूनिट है उसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है। मैं ही पढ़ाऊंगा, संभवतः कल ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये जो है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके वायरस आते हैं। वायरस कामा बैक्टीरिया को आप इसमें नहीं रखोगे, क्योंकि बैक्टीरिया प्रॉपर सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ए सेलुलर मतलब अकोशिकीय, जो किसी भी प्रकार की सेल नहीं है, ना तो उसमें सेल मेम्ब्रेन है ना तो न्यूक्लियस। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में वायरस आ जाते हैं आपके। वायरस मतलब विषाणु। और सेकंड है आपके प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन, ये भी एसेलुलर होते हैं। थर्ड है आपका वायरॉइड। वायरॉइड, ठीक है, वायरॉइड हो गया। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड सम प्रोटोजोवंस, एंड सम प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ, ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ भी ऐसे होते हैं जिन पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो एसेलुलर है। समझ में आया? तो ये आपके विषाणु हो गए, वायरस, प्रियॉन्स हैं, वायरॉइड हैं, माइकोप्लाज्मा और कुछ प्रोटोजोआ जिन पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि ये सभी एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय जीव है। जब सेल ही नहीं है तो सेल थ्योरी कहाँ लागू हो जाएगी? क्योंकि सेल थ्योरी तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे लागू होगी ना, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, वो अलग की बात। संगठन जो है उनका भले ही उच्च स्तर का हो, ऑर्गन लेवल का हो, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल है तब भी सेल थ्योरी लागू होगी, मल्टी सेलुलर है तब भी सेल थ्योरी लागू होगी। लेकिन एसेलुलर जो है, अकोशिकीय जीव, उसके ऊपर सेल थ्योरी नहीं लगती, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ये जो वर्ड है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला, ये कई बार पेपर में पूछा गया है आपसे कि ये वर्ड किसने दिया था, तो आपको याद रखना है रूडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड दिया था सबसे पहले, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो है वायरस और प्रियॉन्स, वायरस का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसमें बस मेन दो ही चीज़ें होती हैं। एक प्रोटीन की कवरिंग होती है बाहर इस तरीके से, जिसपे इस तरीके से स्पाइक भी लगे हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, स्पाइक लगे होंगे, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप में होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफाज आप लोग पढ़े होंगे ना, तो बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है बैक्टीरियोफाज, इन पे भी सेल थ्योरी लागू नहीं होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज भी लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफाज मतलब जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये भी एक टाइप के क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो जब बात वायरस की करते हैं, विषाणु की, तो उसमें बैक्टीरियोफाज भी आ जाते हैं। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं कैसे वायरस हैं? बैक्टीरिया के वायरस। ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, हम लोगों पे नहीं करेंगे। तो ये भी वायरस हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया के वायरस। अब इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है लेकिन होते बहुत खतरनाक हैं। कितने बड़े बड़े डिजीज अभी देखिए, कोविड-19 में कितनी खतरनाक सिचुएशन थी, पेंडेमिक सिचुएशन थी। पेंडेमिक मतलब पूरे देश, पूरी दुनिया में, आपको पता ही होगा एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब क्या होते हैं। एपिडेमिक वो होती है जो सिर्फ एक कंट्री में या एक भूगोलिक क्षेत्र में कोई भी रोग फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जो हमारे एरिया में रह जाता है देश में। पेंडेमिक मतलब जो पूरे पृथ्वी पे फैल जाए। तो ये जो है बहुत बड़ी बड़ी इस तरीके से पेंडेमिक डिजीज़ फैला देते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर इनका बड़ा सिंपल है, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। सेंटर में इनका न्यूक्लियर मटेरियल होगा इस तरीके से, डीएनए आरएनए जो भी हो। डीएनए और आरएनए दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो डीएनए वायरस होगी या आरएनए वायरस। तो ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल। और बाहर ये आपका प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं। प्रोटीन की कवरिंग होती है किस लिए? ताकि वो सुरक्षित रह सके, इसका न्यूक्लियर मटेरियल। इस तरीके से प्रोटीन की कवरिंग है और उसके सेंटर में यहाँ पे बीच में न्यूक्लियर मटेरियल रखा है, बाहर से प्रोटीन की कवरिंग। ऐसे ही यहाँ भी इस डिब्बे के अंदर जो इसका हेड है ऊपर, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल। डीएनए या आरएनए होगा, डीएनए। जनरली बैक्टीरियोफाज में जो बैक्टीरिया का वायरस, उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो ये एसेलुलर है, ना तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी स्ट्रक्चर इसमें है नहीं है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और बाहर से प्रोटीन की कवरिंग है, ना तो सेल मेम्ब्रेन है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एसेलुलर।
और प्रियॉन्स जो है तो सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें तो न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं। प्रियॉन जो होते हैं, प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, जिसको मैडगाउ डिजीज बोलते हैं या क्रुट्जफील्ड जैकब डिजीज बोला जाता है, ठीक है। ये सब आगे हम बताएंगे जब प्रियॉन्स को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको जो है आज की क्लास का पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने सेल थियरी की बात की और एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी में इससे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं याद रखनी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा सेल थियरी से, तो यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस साइंटिस्ट के नाम और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिया है वो सब याद रखना है। प्रॉपर क्लासेज जो है आपकी अब रोज़ चलेंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, जितने भी आपके मित्र हैं सबको जोड़िए। आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमसे। नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। कल से जो है आपकी बॉटनी और केमिस्ट्री की भी क्लास शेड्यूल हो जाएंगी, आपको एक प्रॉपर वीकली टाइम टेबल भी मिल जाया करेगा, ठीक है। पोस्ट कर दिया करूँगा जिससे आपको शेड्यूल आपका पता रहेगा कि किस दिन कौन सी क्लास आने वाली है, किस सब्जेक्ट की टाइम पता रहेगा आपको, और प्रॉपर इस प्रयास बैच को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का भी साथ चाहिए, हम और आप सभी लोग मिल के ही इस प्रयास बैच में पूरा प्रयास करके सफलता हासिल करें, ठीक। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी और हमारा भी है, ठीक। तो ये जैसे आप भी हमारी हेल्प करेंगे, हम आपकी करेंगे, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।